हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.7 और 5.8 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.7 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.7, A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। एक बॉडी है जिस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है फोर्सेस, और उनका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी। तो हमें इन दोनों फोर्सेस के कारण जो बॉडी में एक्सलेशन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये बॉडी है और इसका मास क्वेश्चन में दिया गया है 5 kg और इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 6 न्यूटन का और एक 8 न्यूटन का, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी पर, तो इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो ये देखिए रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में मान लेते हैं और इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वह होता है, अगर दो फोर्सेस है मान लेते हैं एक फोर्स P है और दूसरा फोर्स Q है, और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है, दो वेक्टर फोर्स भी वेक्टर है तो दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर रिजल्टेंट निकालना है और दोनों के बीच का हमें एंगल मालूम है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मालूम है, तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। आर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर रूट पी स्क्वायर, यानी पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2p/q। पहले 2 और दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका cos थीटा। cos जो भी एंगल है उस मान लेते दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो वो हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पर इस केस में इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ये क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये 6 न्यूटन का वेक्टर और 8 न्यूटन का वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम cos 90 को यहाँ पर रखेंगे तो यह जो पार्ट है यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2pq cos थीटा 0 हो जाएगा। 0 से 2pq को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पार्ट 0 हो जाएगा। तो अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, p का यहाँ पर वैल्यू मान लेते कि 8 न्यूटन है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो 8 स्क्वायर प्लस q की जगह हम 6 स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी स्क्वायर रूट 100 यानी 10 न्यूटन हो जाएगा। यानी जो इसका जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह हो जाएगा 10 न्यूटन। अब हमें जो अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, अब हमें एक्सेलेरेशन निकालना है। तो अगर फोर्स हमें मालूम है और बॉडी का मास मालूम है तो हम एक्सेलेरेशन को न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को यूटिलाइज करके निकाल सकते हैं। तो एफ इक्वल टू एम होता है, तो ये हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर एफ है 10 न्यूटन है और बॉडी का मास 5 kg है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इन दोनों फोर्सेस के कारण इस बॉडी पर जो एक्सेलेरेशन होगा वह हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है वही इस बॉडी का भी डायरेक्शन होगा, यानी एक्सेलेरेशन का भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ही होगा। जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या स्टडी किया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लीजिए कि रिजल्टेंट और 8 न्यूटन का जो फोर्स है उसके बीच का एंगल बीटा है, तो 10 बीटा हो जाएगा 6/8। 6 यहाँ से यहाँ तक क्या है, 6 है,
यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 6 न्यूटन है, तो अगर 10 बीटा निकालेंगे, ये एंगल मान लेते बीटा है, तो 10 बीटा हो जाएगा, तो 10 बीटा हो जाएगा हाइट डिवाइडेड बाई बेस, तो हाइट हो जाएगा 8, सॉरी 6, और बेस हो जाएगा 8, तो 6/8 इक्वल टू हो जाएगा ये 3/4, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0.75। और अगर हमें एंगल निकालना है तो बीटा हो जाएगा 10 इनवर्स 0.75, और ये इक्वल टू हो जाएगा 37 डिग्री। और 37 डिग्री किसके साथ बनाएगा, यह जो 8 न्यूटन का जो फोर्स है उसके साथ एक्सेलेरेशन 37 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये 5.7 एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। अब आइए हम लोग 5.8 की तरफ बढ़ते हैं। 5.8 The driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds, just in time to save the child. देखिए एक बच्चा है, वो रोड पर खड़ा है और ये थ्री व्हीलर वाला जा रहा है, तो यह बच्चे को देखता है, तो यह यहाँ से ब्रेक लगाना चालू करता है और 4 सेकंड के बाद यह रुक जाता है। बच्चे को टक्कर मारने से जस्ट पहले यह रुक जाता है। What is the average retarding force on the vehicle? तो हमसे पूछा गया है कि what is the average retarding force on the vehicle? व्हीकल पर जो बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में यह थ्री व्हीलर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो यहाँ पर जो रिटार्डिंग फोर्स किसके कारण लग रहा है, ये इसने जो ड्राइवर है इसने क्या ब्रेक लगाया, ब्रेक के कारण रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। द मास ऑफ द थ्री व्हीलर इज 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg। ये थ्री व्हीलर और ड्राइवर का दोनों का मास हमें दिया हुआ है। तो आइए हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। जब यहाँ पर था यह ड्राइवर, तो यह बच्चे को देखता है और देखने के बाद यह ब्रेक लगाता है, तो इस समय इसका जो वेलोसिटी है यह दिया गया है 36 km/h, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 4 सेकंड का टाइम लगता है। तो इसको हम लोग मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी 36 km/h। तो यह जो वेलोसिटी km/h में दिया है इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर km/h में दिया गया है स्पीड या वेलोसिटी, तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह कन्वर्ट होकर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो यह 10 मीटर पर सेकंड होगा। इनिशियल वेलोसिटी यू मानते हैं कि यह हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ से यहाँ जाकर रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, और यहाँ से यहाँ के बीच का जो टाइम क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक इसको 4 सेकंड लगता है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम, अब टोटल मास कितना हो जाएगा, यह थ्री व्हीलर प्लस इसके ड्राइवर को मिलाकर, तो 400 प्लस 65 यानी 465 kg टोटल मास हो जाएगा इस सिस्टम का। अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से जानते हैं, फोर्स को होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें तो मास मालूम है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन में ये 3 इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था। तो इन तीनों इक्वेशन में से हम देखते हैं कौन सा यूटिलाइज करके हम इसका एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें तो एक्सेलरेशन है लेकिन हमें देखिए v मालूम है, हाँ फाइनल वेलोसिटी मालूम है, u भी मालूम है, तो और t भी मालूम है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो आइए हम निकालते हैं। v 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू 10, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, प्लस ए एक्सेलेरेशन हो गया मल्टीप्लाई 4, टाइम 4 सेकेंड दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -10/4, 10 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10/4, तो ये हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस जो आ रहा है साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। जिस डायरेक्शन में या थ्री व्हीलर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसके कारण एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव यहाँ सिंबल आ रहा है। तो अब फोर्स को हम निकाल लेते हैं। तो सिस्टम का मास है 465 kg और उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 465 मल्टीप्लाई -2.5, तो ये हो जाएगा -1162.5 न्यूटन। यानी
जो रिटार्डिंग फोर्स है वह किसके कारण आया, ब्रेक लगाने के कारण आया। तो ब्रेक ने जो फोर्स लगाया इस सिस्टम पर, ऑटो प्लस ड्राइवर के मास पर, उसका जो वैल्यू होगा 1162.5 न्यूटन। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर